झुरी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे 12 बजे फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए अवार्ड देने के लिए मैंने सोचा कि कम से कम अवार्ड देकर 5 मिनट बातचीत करके मैं निकलूंगा। मैं आपकी क्षमा मांगता हूं कि मुझे जल्दी जाना है। आज हमारे विश्वकर्मा जी, जिन्होंने विश्व का निर्माण किया है, उनके नाम से ये अवार्ड है। और स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को आज अवार्ड मिला है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि हमारा जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो लगातार बदलता रहता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और इसलिए हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें लगातार रिसर्च भी हो रहा है, इनोवेशन भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। ये बात अलग है कि सरकार में टेक्नोलॉजी एक बार जो चलती है वो चलती है, दूसरी नई स्वीकारने के लिए बड़ा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि कौन लफड़े में पड़े। और अपना देश भी ऐसा ही है। मैं एक प्रोजेक्ट में 1 साल पीछे लगा जोजिला टनल के, और टेक्नोलॉजिकली सब बातों में इतनी मेहनत की, यहाँ की एसोसिएशन करके ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली की, और हमने बहुत प्रयास करके, मेहनत करके 4 बार टेंडर निकला था, तो 12,000 करोड़ रुपए उसकी कीमत थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन फाइल। और हमने बहुत मेहनत करके टेक्नोलॉजी को बदलते हुए सब दुनिया भर की सब बातों को करके एक ही प्रोजेक्ट में 12,000 के बजाय 5,600 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट दिया। और वो प्रोजेक्ट हमारा अभी 85% पूरा हुआ है, पर वो 6,000 करोड़ हमने बचा है। पर अभी तक हिंदुस्तान में कोई छोटा सा पोस्ट कार्ड भी अभी तक मेरे पास नहीं मिला है, क्योंकि अच्छा काम करने वाले को कोई सम्मान नहीं देता और बुरे काम करने वालों को कोई सजा नहीं होती, तो 2 चीजें चालू रहती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से किया तो क्यों किया, तेरे को क्या जरूरत थी करने की, तो इसलिए कोई बेचारा प्रयोग करने के मूड में नहीं रहता। हमारा एम यही है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। राणा साहब यहाँ बैठे, मुझे याद है कि 95 में मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था, तो मैंने एक संस्था की स्थापना की थी, MSRDC, और राणा साहब उसमें बोर्ड में हमारे मेंबर भी थे। मैंने उनको लिया था, तब हुडको के चेयरमैन थे। और हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, जिसका उस समय का टेंडर, लोएस्ट टेंडर रिलायंस का, धीरूभाई अंबानी थे, उनका 3600 करोड़ का था, और हमारा एस्टिमेट था 1800 करोड़ में होगा, और हमने वो रिजेक्ट किया। और रिजेक्ट करने के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि 3 पार्टियों में एक लोएस्ट था, आपने क्यों नहीं दिया। धीरूभाई भी नाराज हुए थे मेरे ऊपर बहुत। पर बाद में हमने वो MSRDC की स्थापना करके वो प्रोजेक्ट पूरा किया, और वो एक बहुत अच्छी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में हमने उसको 10 पैकेज में उसको करने के बाद हमने PMC अपॉइंट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और A to Z पूरा काम उनको दिया। यानी जैसे आजकल शादी होती है ना, कि घोड़ा वही लाता है, ब्राह्मण भी लाता है, बैंड भी बजाता है, खाना भी बनाता है, सब लड़की लड़के वाले जाते खड़े रहते हैं और शादी होती है। तो ये PMC को एक्सप्लोजिव लाइसेंस से लेकर एनवायरमेंट क्लियरेंस सब करके उसको दे दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि MSRDC जो थी, उसने करीब उस समय के हिसाब से 6-7 हजार करोड़ के काम किए, और डिपार्टमेंट का बजट था 3400 करोड़ का। तो डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग थे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली पकड़कर, वो कम से कम 27-28 हजार थे।
और ये हमने 7-8 हजार करोड़ के ये काम किए हैं। इसमें राणा साहब को याद होगा कि हमारा स्टाफ कितना होगा, केवल 49 लोग थे। ये पूरे काम 50 के अंदर लोगों ने किया। ये सरकार में कोई भी हुआ कि नया डिवीजन खोलो, नए लोगों को अपॉइंट करो। कभी कभी तो मैं उस समय सरकार में रहता था तो मैं वहाँ के लिए कहता हूँ, यहाँ के बैठे हुए सरकारी अधिकारियों के लिए नहीं कहता हूँ। मैं उनको कहता था कि तुम ऑफिस में क्यों आते हो, मत आओ ना, तुमको प्रमोशन भी देंगे, तुमको इंक्रीमेंट भी देंगे, पर यहाँ आके चलते गाड़ी में खीले मारकर और चलती गाड़ी को बंद करने का काम क्यों करते हो, आप आओ मत। निगेटिविटी के कारण फिर वो तकलीफ ही होती थी। फाइल एक बार उल्टी कर दी तो किसी को करने वालों को भी कठिन होती है। तो इसलिए आप ये समझे कि 49 लोगों ने वो काम किया, वो पीएमसी थी, सब उन्होंने किया। और उस समय हमने एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया था, वो जो रिलायंस 3600 करोड़ कह रहा था, वो हमने 1600 करोड़ में बनाया, तो 20,000 करोड़ बच गए। और आज 27 साल के बाद अगर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे आप जाओगे तो कोई गड्ढा नहीं है, अच्छा रोड है। तो इसका मतलब यही है कि हमें काम की टेक्निक्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोसेस के बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा। विशेष रूप से मैं जब मंत्री बना तो 385 प्रोजेक्ट नहीं 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे रोड के। ये प्रोजेक्ट क्यों बंद पड़े थे? क्या है कि हम किसी को, सरकारी अधिकारियों को ब्लेम भी नहीं दे सकते, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टी, वन पार्टी कैन नॉट बी अ जज, तो जज भी यही रहते हैं, तो सही और गलत यही तय करेंगे। तो लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ, 10% लैंड एक्विजिशन को पूरे प्रोजेक्ट अवार्ड किया, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुआ, उसके कारण प्रोजेक्ट बंद पड़ा। फिर रेलवे के आरओबी का एक चीफ इंजीनियर बोलता था कि प्रीकास्ट का कर दो, दूसरा आता बोलता था आप स्टील का बना दो, और 17 टेबल पे फाइल जाती थी क्लियर करने के, वो लटका देता था। और इसके ऊपर कुछ हुआ तो कोर्ट स्टे लगा देता था। तो सब लोग बोलते थे काम बंद करो, और वो कॉन्ट्रैक्टर मशीन वगैरह लगा के बैंक का लोन लेके बैच का मीटर चालू है। तो हमने हिंदुस्तान के मशहूर कॉन्ट्रैक्टर जितने थे, कम से कम 80% लोगों का दिवाला पीट दिया। अब मैं नाम नहीं लेता हूँ बड़े बड़े लोगों के। एक कंपनी जो हिंदुस्तान के नंबर 1-2 की, उन्होंने कहा कि हम तो अब रोड का काम ही नहीं करना है हमको, क्योंकि काम ही नहीं कर पाते थे। और अब हमने ये निर्णय किया कि 90% लैंड पोजीशन में आए बिना हम अवार्ड नहीं करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो गया। अभी तो मुझे लगता है कि 100% लैंड के बिना अपॉइंटमेंट डेट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, जिन कामों को आपको पैसा नहीं लगता, जहाँ कागज की खेती है, परमिशन लेनी, वो अप्लाई करने में क्या बिगड़ता है? और इसलिए आप अगर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, टेक्निकल क्लियरेंस सब ठीक करोगे तो आपका वो भी समय बच जाएगा। सभी क्लियरेंसेस एडवांस में अपने पास रहे, लैंड पूरी पोजीशन में रहे, और फिर कॉन्ट्रैक्टर को काम दे। बोले हमने लैंड दी उसको, मैं हमारे यहाँ मेंबर थे NHI में, बोले आपने लैंड दी, निकालो। 500-500 मीटर पे गैप थी। अब वो अपनी जो मशीन चलाएगा, वो कंक्रीट का पेवर जो है, वो क्या ओलंपिक का प्लेयर है क्या कि 500 मीटर है तो कूद के आगे जाएगा? उसको डायरेक्ट पूरा क्लियरेंस चाहिए तभी काम कर पाएगा। तो इसलिए ये जो जितनी दिक्कतें उसको दूर करना। तीसरी बात, आप सबकी क्षमा मांगकर और मंच पर बैठे, इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट कोई है तो ये DPR बनाने वाले हैं। आप में से कोई होगे तो मुझे माफ कर देना। ये घर में बैठ पे गूगल पर DPR बनाते हैं। और सरकार में एक नियम है, जो लोएस्ट है उसको अवार्ड करना है। मैंने हमारे सेक्रेटरी को एक बार पूछा कि आपका कभी हार्ट का ऑपरेशन करना है तो आप टेंडर निकाल के कोई डॉक्टर सिलेक्ट नहीं करते। सब आपको अच्छा डॉक्टर क्यों चाहिए, करो ना टेंडर, कर लो डॉक्टर।
तब आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। डीपीआर बनाने में क्या हुआ, अभी हमने बदल दिया। अभी 80% वेटेज दिया है वो उसके क्वालिटी, उसके परफॉर्मेंस को दिया, और 20% फाइनेंशियल बीड को दिया, और टोटल सिस्टम को बदल दिया। और मुझे मालूम नहीं बाकी डिपार्टमेंट का, ये डीपीआर वाले ऐसे भाग्यवान लोग हैं कि आप में से एक अवार्ड दे दो कि जो डीपीआर का कॉन्ट्रैक्ट सरकार में लेता है और 100% बिल जिसने लिया है सरकार से, 100% पेमेंट, उसका सत्कार करो। वो 70-80% के बाद मांगने के लिए नहीं आता हमारे पास क्योंकि उसके इतने लूपहोल रहते कि बोलता है चल छोड़ दो भाई, और इसलिए पैसे कम लेता है। एक बार मैंने कहा कि सब डीपीआर वालों के जो इंजीनियर्स हैं, जो क्वालिफाई उनके होते हैं, तो एक वेबसाइट खोली। अभी एक जाजू करके आईएएस ऑफिसर अभी सेक्रेटरी थे आईबी के, उनको मैंने, वो हैदराबाद कैडर, आंध्र प्रदेश कैडर के थे, तो मैंने कहा हर डीपीआर वालों की जिसके पेरोल पर जो टेक्नीशियन लोग हैं उनकी लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट बनाई तो एक ही कंपनी में वही लोग अब उसकी कमी है। मैं तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिटायर्ड होने के बाद एक्सपीरियंस के आधार पर डीपीआर बनाने का काम शुरू करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उसके लिए फायदे का है और वो परफेक्ट काम कर सकेंगे। और इसलिए डीपीआर में सुधार करना चाहिए। अभी एक के पीछे एक ब्रिज गिर रहे हैं, वो आरीवाल के बनाते हैं। केरल में सब एमपी मेरे पास आए कि ये गांव में इतने, अभी कल भी एक गिर गया, कल तमिलनाडु में गिर गया 2 दिन पहले। तो ये आरीवाल मत बनाओ। लोग बोलते हमारे गांव को डिवाइड क्यों करते हो। तो हमारे यहाँ एक बड़ा विद्वान है मेंबर, उसको 10 बार बताया मैंने, नहीं सर कॉस्ट पड़ जाएगी, कॉस्ट पड़ जाएगी। अब क्या हुआ, अब ब्रिज भी गिर गए, तो जो लैंड का जो टेस्टिंग था वही नहीं किया बराबर, और आरीवाल बना, कोलैप्स हुए। अब वो बोलता है कि अगर आपको इसके बाद एलिवेटेड बनाना है तो जिम्मेदारी आपकी है, आप आपके पैसे से बनाओ। कोई कैसे बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर। डीपीआर में आरी बिल है, आरी ब्रिज है, और कॉस्ट उसका बढ़ेगा एलिवेटेड का, तो उसको देना पड़ेगा। अब जब ये हुआ तो हमने गालियां खाई लोगों की, लोगों ने ट्वीट किए, और फिर बाद में एक कहानी थी कि एक को सजा हुई, तो उसको चॉइस दिया था कि पैसा करो, तुम 100 जूते खाओ या टोकने भर प्याज खाओ। तो उसने कहा मैं प्याज खाता हूँ। पहले प्याज खाए थोड़े, फिर बोले अब जूते खाऊंगा, फिर जूते खाए, फिर बोले प्याज खाऊंगा, आखिर उसने जूते भी खाए और प्याज भी खाया। ये हमारी हालत हुई। अब पूरा हम आरीवाल का बदल रहे हैं। जो गलत टेक्नोलॉजी क्यों छेड़ते हो, खत्म करो उसको। जो सही नहीं है उसका उपयोग मत करो। और इसलिए आने वाले समय में मैं हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो गडर के ऊपर ढक्कन लगा दें। तो मैं एक हमारे सिटी एरिया में रहता था, तो मेरी गाड़ी आती थी, रेड लाइट की गाड़ी आती थी, जब वो पलटाता था उस पर तो हर बार वो गडर का ढक्कन टूट जाता था। तो फिर मैंने देखा कि ये कहाँ से बनता है, तो एक बाजार में अखबार पे डालकर थप थप तक करके कंक्रीट डाल के वो गडर बनता। ये क्यों खरीदते हो, प्रीकास्ट के बनाओ, नहीं तो लोहे के लगाओ। तो लोग निकाल के चोरी करके ले जाते हैं। फाइबर ग्लास क्या है, एक बार काम करना है, अच्छा करो। ये बिगाड़ भरती जो काम करेंगे तो हमारी क्वालिटी भी खत्म होगी, हमको भी तकलीफ होगी। ये छोटी छोटी बातें जो होती है वो हमारे सेक्टर को इम्प्रूव कर सकती है। अभी हमने प्रीकास्ट को मैंडेटरी किया है। अब मुझे माफ करिए, मैंने नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मैंने, हमारे यहाँ सब तो आईआईटी वाले इंजीनियर हैं, तो मैंने भी एक बार कहा, केवल विश्वकर्मा नाम नहीं लिया, मैंने बोला मैं अवार्ड देना चाहता हूँ। बोले सर किसके लिए। मैंने बोला आपने इतनी नालियां बनाई है, कोई बरसात में पानी बहने वाली नाली मुझे दिखा दो तो मैं अवार्ड दूं आपको। एक नाली नहीं है जहां पानी बहता है। बड़े होशियार है, क्या बोलते हैं, नाली साफ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। मतलब ये एरिया किसका है, बोले एनएचआई का है। फिर नाली साफ करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, उनकी कैसी, नहीं वो कारपोरेशन की है। कारपोरेशन बोलती है एनएचआई की है, दोनों काम नहीं करते। स्टेट पीडब्ल्यू में यही होता है। धीरे धीरे हम हमारे सिस्टम में रिफॉर्म करें। प्रधानमंत्री रोज हमको कहते हैं
कि आप रिफॉर्म करो, उसको पैसे नहीं लगते। जो हमारी पॉलिसीज है उसको बदल करो, और गलती हो सकती है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, यही होता है। तो लगातार आपके जैसे काउंसिल का ये काम है कि हमारी जो पॉलिसीज है उसमें क्या सुधार करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं लानी चाहिए। अब देखो लड़ाई हुई, डीजल पेट्रोल की कमी है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को कहा कि नथिंग डूइंग, अब आपको अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में जाना होगा। अब हम लोग उसके लिए एडवांस दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी कम दे रहे हैं, 10% एडवांस में। अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बने, सब इसमें बन गए। अभी जनरेटर सेट किर्लोस्कर ने बनाया इथेनॉल पर, आइसोब्यूटेनॉल पर बनाया। अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतना सेविंग हो सकता है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट अगर यूज किए, बायोफ्यूल के यूज किए, तो 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में हमको कम से कम 100 करोड़ का डीजल लगता है। इतने हमारी मशीनरी काम करती है। और वही हमने अगर दूसरी अल्टरनेटिव बायोफ्यूल तो 30-40 करोड़ बच जाएंगे। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। हमारी प्रीकास्ट की इंडस्ट्री हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे रियल इस्टेट बनाना हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे किसी प्रकार का हो, अगर हम प्रीकास्ट में जाएंगे तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट कम होगी। पहले पहले ज्यादा लगेगी, पर एक बार जब रिपीट करेंगे तो कम होगी। अभी मेरे पास एक जर्मन की कंपनी आई थी, वो ये जो टनल बोरिंग मशीन बनाते हैं, तो मैंने उनको कहा कि हम तो अभी 3.5-4 लाख करोड़ की टनल है 2-3 साल में, आप मशीनरी के यहाँ डालिए। और उन्होंने कहा कि हम लोग निश्चित रूप से डालेंगे, वो अभी जगह देख रहे हैं। अभी हमें अनेक प्रकार, मैं स्पेन में गया था। अब स्पेन में ये जो रोड दिखते हैं अभी जैसे है वैसे, रोड के नीचे में हजारों गाड़ियों का पार्किंग है। गाड़ियां अंदर जा रही है, पार्किंग कर रही है, बाहर निकल रही है। अब दिल्ली में कितनी बड़ी पार्किंग की समस्या है। जो इनोवेशंस है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, अभी इसी सभागृह में मैंने 2 महीना पहले एक सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो परली है उससे बिटुमिन बना। फिर मैंने उनको कहा कि आप आईसीआईसीआर के डायरेक्टर को दोनों को बुलाकर कहा आप पेटेंट बेचो। और इसी सभागृह में 2 महीने पहले 15 इंडस्ट्री को मैंने इससे राइस स्ट्रॉ से या कोई भी बायोमास से बिटुमिन बनाने वाले पेटेंट उन्होंने बेचे। अब दुनिया बदल रही है। हम लोग 110 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट करते हैं। अब उसमें हम जो यूज रबर टायर को जो वेस्ट है एनवायरनमेंट के लिए, उसकी बंदी थी। मैंने कहा आने दो वर्ल्ड से, जितनी भंगार है वर्ल्ड की लाओ, सर्कुलेशन इकोनॉमी डेवलप करो और रिसाइकलिंग करके उसका हम उपयोग कर सकते हैं। 16% बिटुमिन में डाल सकते हैं, 7% प्लास्टिक, 30% बायो बिटुमिन। हमने एक रोड भी बनाया नागपुर जबलपुर रोड पर और सक्सेसफुल हुआ। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को स्वीकारना चाहिए, इसमें आपकी ओनरशिप और इनिशिएटिव चाहिए। ओनरशिप और इनिशिएटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी दोनों से ज्यादा ओनरशिप उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हर काम मेरा है। आप जैसे आपके लड़के पर प्रेम करते हैं, लड़की पर करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके बेटे हैं। उतना ही आपके काम पर करिए। कोई गड़बड़ करेगा तो ठोके उसको। अब मैं तो बहुत बार अभी लगा हूं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालना, क्या करना, सुधरती नहीं। तो मैंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। मैं बड़ा लिबरल हूं, सबकी मदद करता हूं। पर तुमको ये चल जाने वाला काम होगा, चल जाएगा, दिस इज वेरी रॉन्ग। 101% परफेक्शन, गुड क्वालिटी, उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी जो कॉस्ट सेविंग भी है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने वाली है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब ये लड़ाई हुई है, इसके बाद में मुझे लगता है कि आगे भी बहुत बड़ा पोटेंशियल वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को है। बहुत देश के लोग मुझे मिलते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के मिलते हैं। दुबई में हमारे लोगों ने कितना काम किया है, कतार में किया है, काफ़ी अफ्रीकन कंट्री में किया है। अब हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्टर जो अच्छा काम करेंगे उनको बहुत बहुत बड़ा पोटेंशियल है वर्ल्ड में, पर क्वालिटी के सिवा नहीं है। अगर आप क्वालिटी नहीं करोगे और शॉर्टकट मारोगे
तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और इसलिए अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पहली बात क्वालिटी और दूसरा टाइम। अब आपको मैं मजाक में कह रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए कोई सरकारी अधिकारी ऐसे नहीं है, इसलिए उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने एक सरकारी अधिकारी को पूछा, आपका व्यक्तित्व लाजवाब है। बोले क्या हुआ? मैंने बोला आपके जैसा ग्रेट आदमी मैंने देखा नहीं। बोले साहब क्या हुआ? मतलब पत्नी से भी ज्यादा आपके फाइल पर आपका इतना प्रेम है कि 4-4 महीने दबा के बैठते हो आप। अरे जो करना है निर्णय करो ना, हाँ करो ना तो ना करो, तुम्हारे मन में होगा वो करो, फेंको फाइल को। इमीडिएट, फास्ट ट्रैक, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गुड टीम वर्क, कमिटमेंट फॉर द क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। और हिंदुस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। चौथी बात तो आपके संबंध में नहीं है, पर वो है अब प्रोजेक्ट को मोनेटाइज करना। इतना पैसा है, अब मैं समझा नहीं पाता। ये जो एक देखो, जो 1 तारीख को तनख्वाह मिलाता है ना, वो व्यक्ति जीवन भर टाइम का मतलब कभी नहीं समझता। जो आदमी बैंक से कर्जा लेके बैच का मीटर जिसका डाउन होता है, वो एक एक दिन का ऑक्सीजन पे चलता है, समझता है क्या होता है। हम करेंगे एक कमेटी, सब कमेटी, फिर और कमेटी। मैंने एक बार मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में कहा था, इफ देयर इज ए व्हील देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो व्हील देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। योर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मुझे बाला साहब ठाकरे हमारे थे, उन्होंने एक बार, मैं उनको बताता था कि फ्लाईओवर बना रहा था मुंबई में, ये अड़चन है, हाईवे में अड़चन है। वो बोलते थे नितिन ये मुझे अड़चने गिनाने के लिए मेरे पास मत आओ, मैंने आपको काम दिया, ये लेके जाओ। उसने एक्रिलिक शीट पर एक लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और मुझे लगता है आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन इज इम्पॉर्टेंट। डॉक्टरेट और अध्ययन करने वाले बहुत हैं। मैं विद्वान नहीं हूँ, इंजीनियर भी नहीं हूँ, पर मुझे 17 डिलीट मिली है डॉक्टरेट। पर वो ऐसा है कि मैं भी डॉक्टर लगाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं 75 में जब एचएससी में था तो मुझे 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले, और मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई किया हुआ, मुझे अप्लाई नहीं करने को मिला। तो मैं बोलता हूँ, जब पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड फॉर एडमिशन, हाउ ही कैन बी ए डॉक्टर। तो मैं कोई डॉक्टरेट लगाता नहीं हूँ, और मैं विद्वान भी नहीं हूँ। ओनली आई नो दैट हाउ टू गेट इट डन, दैट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज पोटेंशियल है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैं इनविट मॉडल में गया था, लड़ाई चल रही थी अभी। मैंने हमारे मेंबर फाइनेंस को, अरे आज का ही दिन मिला तुमको, सबके शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, ये कैसा होगा। मैं गया मुंबई में, घंटी बजाई, आपको ताज्जुब होगा, 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, ऐसा पैसा बढ़ा। पूरा मार्केट डाउन था, दुनिया में पूरी चिंता थी कि कहाँ से आएगा पैसा। अब तो हमारे पास पैसा खर्चा कैसे करना, ये प्रॉब्लम है। मैं समझा नहीं पाता सबको कि भाई इतने प्रोजेक्ट मॉनिटाइज करो, 15 लाख करोड़ है। और अभी तो मथुरा में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने लिया था, वो 90 MLD स्लज को हाइब्रिड एन्युटी में करके सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, और वो पानी इंडियन ऑयल खरीदती है मथुरा में, 20 करोड़ साल के देती है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। तो सॉलिड वेस्ट में, लिक्विड वेस्ट में भी ये पॉसिबल है, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्काई इज द लिमिट। और मुझे लगता है कि इसीलिए विश्वकर्मा जी के नाम पर जो अवार्ड मिले हैं, वो लोगों ने अच्छा काम किया, इसलिए उनको अवार्ड मिले। क्वालिटी को मेंटेन करिए। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम एंड ओनरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। और वनडे क्रिकेट का जमाना है 20 ओवर का। अब तुम कितने, हमारे समय एक बापू नाडकर्णी करके क्रिकेट में प्लेयर थे, वो 6-6 घंटे खेलते थे, 30 रन निकालते थे। अब तो ऐसा है कि 20-25 बॉल में सेंचुरी मारने वाली काम है। तो ये जो जिनको खेलना है उनको सरकार में काम करने दो, और जिनको अच्छी बैटिंग वनडे क्रिकेट करनी है वो प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करो।
तो कहीं ना कहीं वी नीड टू इंक्रीज द स्पेस, स्पीड एंड क्वालिटी, और हम देश को बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, दुनिया की ताकत बनाएंगे। आप सब विश्वकर्मा के रूप में इस विश्व को निर्माण करने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले सभी इंजीनियर्स हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मुझे जाना है, इसलिए आप सब लोगों की क्षमा मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।